सो अब हम लास्ट चैप्टर में आ चुके हैं जो कि है आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि वो सभी चीज़ें जो हमारे आसपास में होती हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उन सभी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अब ये सारे क्रिएचर्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, यानी जो भी आप देख रहे हो अपने आसपास में, सब कुछ मिलके एक इन्वायरमेंट फॉर्म करता है। और जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो ऑर्गेनिम्स के लाइफ और डेवलपमेंट पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है। अब आगे दिया गया है कि वैसे सब्सटेंसेस जो डिकम्पोज हो सकते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट। वहीं पे वैसे सब्सटेंसेस जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, डीडीटीज है, कुछ फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है। एंड आगे दिया गया है इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम क्या होता है? तो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म्स इन विच एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। यानी कि एक ऐसा एरिया जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मिलकर रहते हों, तो वो दोनों मिलके जिस जगह पे रह रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड, वो एक इकोसिस्टम फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि आप एक फॉरेस्ट में देखते होगे, ग्रास लैंड्स है या फिर एक्वेरियम है, ये सब होता है इकोसिस्टम, जिसमें नॉन लिविंग और लिविंग दोनों मिलके फॉर्म करता है। अब जो इकोसिस्टम होता है ना, ये दो तरह का होता है, एक मैन मेड इकोसिस्टम होता है और दूसरा नेचुरल इकोसिस्टम होता है। मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है? जैसे क्रॉप लैंड और एक्वेरियम है। वही जो नेचुरल इकोसिस्टम है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम भी दो टाइप का होगा, एक होगा मैरीन इकोसिस्टम और दूसरा होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम में जैसे सी और ओशियन हो गया, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रिवर, लेक, पॉन्ड, पूल, ये सब है। ठीक है, ये सब सारे इकोसिस्टम है। ठीक है। वहीं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी पे ज़मीन पे जो इकोसिस्टम बना हुआ हो, जैसे फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ये सब सारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाता है। एंड अब आगे दिया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को है, उन सभी को एक बेसिस मैनर पे बांटा गया, जिसमें से पहला दिया गया है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हों। एंड अगला दिया गया है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं एंड डायरेक्ट वो ग्रीन प्लांट्स भी खा सकते हैं। एंड डिकम्पोजर्स कौन होता है? तो जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स को खाता हो, जैसे फंगी और बैक्टीरियाज वगैरह होता है। एंड याद रखना कि जो कंज्यूमर है, इस चार भाग में इसको बांटा गया है। एंड ये आपको पता होगा, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासाइट, ओमनिवोरस, ये सब क्या होता है, ये लाइफ प्रोसेस में भी हमने आप लोग को बताया था। ठीक है। अब आगे यहाँ पे फूड चेन को लेके दिया गया है। फूड चेन होता क्या है? तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स को एक सीक्वेंस में जो होता है वो रखा जाता है, और इससे एनर्जी की भी ट्रांसफ़र होती है। कैसे? देखो, यहाँ पे जैसे जो ग्रास होता है, ग्रास खाने मतलब ग्रास है, उसको कौन खाएगा? प्रोड्यूसर्स खाएगा। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जैसे गॉट है, यानी कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, रेविट है। ठीक है। तो ग्रास को डियर खा रहा है, डियर को लायन खा रहा है। तो यहाँ पे एक ना आपका फूड चेन बना के दिखाया गया है। ये 3 स्टेप फूड चेन है, इससे ये बड़ा भी हो सकता है। और फूड चेन में दिया गया है कि ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये एनर्जी भी ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हम ट्रॉफिक लेवल करते हैं, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र होना एक लेवल से दूसरे में, इसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ठीक है। और याद रखना कि जो ग्रीन प्लांट्स होता है ना, वो सनलाइट का केवल 1% ही एनर्जी जो होता है वो रिसीव कर पाते हैं। और जो एनर्जी की फ्लो होती है वो फूड चेन में यूनी डायरेक्शनल होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ट्रॉफिक लेवल जो है एक दिखाया गया है, जिसमें ये प्रोड्यूसर्स है। मान के चलो इसके पास एक 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो प्राइमरी को इसका प्रोड्यूसर का केवल 10% एनर्जी जो है वो मिलता है। तो इसको अगर 1000 है तो इसका 10% कितना होगा? 100 होगा। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को इसका 10% मिलता है, तो 100 का 10% 10 होगा। इसी प्रकार से टर्सरी कंज्यूमर को इसका 1% 10% मिलेगा, तो केवल 1 जूल मिल पाएगा। तो इस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, और इसी को 10% लॉ भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड 10% लॉ। ठीक है। एंड एक इसी के अपोजिट एक चीज़ ये भी है कि वाइल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स अगर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होता है, तो इसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है। अगर केमिकल इंक्रीज हो, हार्मफुल केमिकल इंक्रीज होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो इसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। जैसे यहाँ पे है ग्रास में, मान के चलो, और 10 ppm है, यानी DDT है। तो डियर को में जो है ये बढ़ के बायो मैग्निफिकेशन 200 हो जाता है, लायन में 5000 हो जाता है, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। ठीक है। एंड अब आगे यहाँ पे फूड वेव के बारे में दिया गया है। तो नेचुरली द फूड चेन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जो फूड चेन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड ये सब मिलके एक ना वेव लाइक पैटर्न फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम फूड वेव कहते हैं। चलो ठीक है, इतना तक याद रख लेना।
एंड अब आगे कुछ हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर्स है। ठीक है, तो दिया गया है कि ओजोन जिसका फॉर्मूला क्या होता है O3 इज़ लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। इस यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये सी लेवल से लगभग 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है कि ओजोन इज़ अ डेडली पॉइजन एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल भी एक डेडली पॉइजन की तरह होता है। आगे अब यहाँ पे ये दिया गया है कि ओजोन बनता कैसे है। तो ऑक्सीजन जिसका फॉर्मूला O2 होता है, तो यह इस तरह से ना स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने की वजह से ये जो O2 है, ऑक्सीजन और भी वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर से ये ओजोन लेयर बना लेता है। ठीक है, अगला यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है कि जो ओजोन लेयर है ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है अराउंड अर्थ विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट को वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो सन से आता है ना उससे। यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि सन का डायरेक्ट लाइट आता ना, अगर ये ओजोन लेयर नहीं होता तो इससे बहुत तरह की बीमारी हो सकती थी, जैसे कैंसर, कैटरेक्ट इन आइज़, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो सकती थी, प्लांट्स डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे। तो ये सब हार्मफुल इफेक्ट दिया गया है। अच्छा, ओजोन लेयर की जो डिक्लाइन है, मतलब कमी हो रही है उसके थिकनेस में, तो इसका सबसे पहले जो पता लगाया वो अंटार्कटिका ने पता लगाया था, जिसका डिस्कवरी की थी 1985 में। ठीक है, इसको ओजोन होल नाम से बोला गया था। क्या रीज़न था? तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ CFCs, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करना, ये यूज़ थी। ठीक है, जो फ्रियॉन होता है ये हम लोग रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। एंड ये एक बड़ा कारण था जिसके वजह से जो ओजोन का डिप्लीशन होता है, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपर में जो भी ओजोन है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो एक यहाँ पे हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो UNEP है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक एक्सेलेंट जॉब किया। इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाई थी जिसमें CFC के प्रोडक्शन पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, इसको याद रखना कब लगाई थी, तो ये सब सारा यहाँ पे दिया हुआ है 1986 में। ओके, अब हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि है गार्बेज डिस्पोजल। तो हमें पता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, एंड कंज्यूमर्स की जो डिमांड है गुड्स की वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। एंड इसके वजह से आज के समय में जो वेस्ट चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे कि जो वेस्ट वगैरह है उसको डिस्पोज किया जाता है, उसको फेंका जाता है। तो कहाँ कहाँ, तो एक तो आपका जैसे ओपन डंपिंग है, दूसरा लैंड फिलिंग्स है, तीसरा है कंपोस्टिंग, चौथा है रिसाइकलिंग और पांचवा है रीयूज़। एंड इन सब के बारे में आपको पता ही होगा, ये बहुत ही इजी है। ये सब क्या होता है, ये सब आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ये जितने भी साइंस के चैप्टर्स थे वो हमने आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करके दे दिए हैं।